इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए। इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाक़यात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाक़यात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। हम बातचीत करेंगे कि प्रेगनेंसी में किस तरह की डाइट लेनी चाहिए, बच्चों को एक हेल्दी फाउंडेशन देने के लिए क्या है, और हाई आयरन और हाई कैल्शियम रिच फूड्स आपको किस डाइट से मिलेंगे। डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। आदाब डॉक्टर, इस जुमेरात शाम 5 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में ऐसा दिन आए, मेरे अल्लाह ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार व सल्लल्लाहु वसल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ETV उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाजिर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इशरते कतरा है दरिया में फना हो जाना, इशरते कतरा है दरिया में फना हो जाना, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। या रसूल या रसूल या रसूल या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। ऐ नबियों के सरदार, निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम के सबसे बड़े न्यूज सेंटर से ये है BBC ग्लोबल इंडिया। नमस्कार, मैं हूं नेहा भटनागर। हर सप्ताह ग्लोबल इंडिया में हम लेकर आते हैं वो खबरें जो जुड़ी हैं आपसे, तो महसूस कीजिए हमारे साथ खबरों की धड़कन। ग्लोबल इंडिया में इस बार
पॉस्को मामले में प्रगति पर वेदांता प्रोजेक्ट अटका। क्या जमीन को लेकर होने वाले टकरावों को सुलझा सकेगा नया भूमि अधिग्रहण कानून? भारत बनने जा रहा है पोलियो मुक्त देश, लेकिन क्यों पिछड़ गया है पाकिस्तान पोलियो के खिलाफ जंग में? ग्लोबल इंडिया में इनके अलावा आप देखेंगे संकटग्रस्त सीरिया में संगीत से बदलाव की कोशिश। स्वागत है आप सबका ग्लोबल इंडिया की ताजा कड़ी में। दक्षिण कोरियाई कंपनी पॉस्को की हजारों करोड़ की परियोजना को पर्यावरण मंत्रालय ने आखिरकार हरी झंडी दे दी। भूमि अधिग्रहण से जुड़ी समस्याओं और साथ ही पर्यावरण संबंधित मंजूरी के चलते ये परियोजना 8 साल से खटाई में पड़ी थी। वहीं दूसरी तरफ नियमगिरी में बॉक्साइट खनन के मामले में वहां के आदिवासियों ने बहुराष्ट्रीय कंपनी वेदांता के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया है। उड़ीसा की नियमगिरी पहाड़ियों में दिन की शुरुआत का एक प्राचीन तरीका। डोंगरिया कूंद जनजाति के लोग इसी तरह सलाख के पेड़ों पर चढ़कर सदियों से उसका रस उतारते और पीते आ रहे हैं। इन पवित्र माने जाने वाले जंगलों में पेड़ ही उनके देवता हैं जो उन्हें जिंदगी देते हैं। हम नियमगिरी पहाड़ी की पूजा करते हैं। ये हमें सब कुछ देते हैं, पानी, भोजन। हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन इन पहाड़ियों को छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। यहाँ गांव की जिंदगी अपनी रफ्तार और तौर तरीकों से चलती है। इस जीवन शैली को डोंगरिया कोंद आदिवासी कतई बदलना नहीं चाहते। ये लोग जंगल का हिस्सा बने रहना चाहते हैं, उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। इसी वजह से इस साल उन्होंने एल्यूमिनियम अयस्क की बहुतायत वाले इस इलाके में खनन की योजना के विरोध में मतदान किया। ब्रिटिश भारतीय कंपनी वेदांता अब तक इस परियोजना पर $10 अरब से ज्यादा खर्च कर चुकी है। लेकिन फिलहाल सच्चाई यही है कि कुछ आदिवासियों के विरोध की वजह से बहुराष्ट्रीय कंपनी वेदांता को हार माननी पड़ी है। लेकिन कुछ दूसरे स्थानीय जनजातीय समूहों को इस विरोध से नुकसान हो रहा है। इन लोगों ने परियोजना के लिए अपनी जमीनें दी हैं और बदले में नौकरी, स्कूल और घर हासिल किया है, लेकिन अब उनका भविष्य अंधकारमय हो गया है। इस शख्स ने बताया कि रिफाइनरी में नौकरी के अभाव में वो तबाह हो जाएंगे। फिलहाल वेदांता का विशाल रिफाइनरी प्लांट बंद पड़ा है। कंपनी को उम्मीद है कि पास ही में उसे एल्यूमिनियम अयस्क का नया ठिकाना मिल जाएगा। साथ ही ये भी कि भारत के इस पिछड़े इलाके को छोड़कर जाना ठीक नहीं। उड़ीसा वो राज्य है जहाँ एक इंच जमीन पर गरीबी है और वो धरती के ऊपर है। इसी राज्य की धरती का एक एक कोना समृद्धि से भरा है, पर वो जमीन के नीचे है। सवाल यही है कि गरीबी को कैसे दफन किया जाए और समृद्धि को कैसे जमीन से बाहर निकाला जाए। खनन को लेकर चल रहे विवादों के बीच सरकार इस इलाके में बदलाव लाने की कोशिश कर रही है। जंगल तक सड़कें बनाई जा रही हैं। आदिवासी नेताओं का कहना है कि वो हार नहीं मानेंगे। आदिवासी के कत्ल करने के लिए सरकार ये पूरे भारत में हो रहा है। सरकार आदिवासियों को खत्म कर देना चाहती है। ये हमारी जमीन है। पहले यहाँ कौन आया? सरकार या हम लोग? हम हमेशा से यहीं थे। देश के बनेंगे। फिलहाल तो डोंगरिया कोंद आदिवासी अपनी जमीन बचाने की लड़ाई जीत गए लगते हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि भारत अपने संसाधनों को आखिर कैसे इस्तेमाल करना चाहता है। बीबीसी रिपोर्ट। चाहे सिंगूर में टाटा का नैनो प्रोजेक्ट हो या फिर पॉस्को का स्टील प्लांट या फिर वेदांता की बॉक्साइट खनन की कोशिश, भारत में तमाम बड़ी परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण का मुद्दा सबसे बड़ी समस्या साबित हो रहा है। भारत में इस साल से नया भूमि अधिग्रहण कानून लागू किया गया है। इसके पहले 120 साल पुराना कानून चल रहा था, लेकिन क्या नया कानून निवेशकों की चिंताएं दूर कर पाएगा? हमारी सहयोगी शिल्पा कन्नन ने ये सवाल रखा भारत के वन और पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश के सामने। ये बात सही है कि निवेशक पूछ रहे हैं कि क्या इससे हमें भूमि अधिग्रहण हो सकता है कि नहीं।
तो मैं कहना चाहता हूं निवेशकों को, अगर आपको जमीन की जरूरत पड़ती है आप जमीन खरीद सकते हैं। ये कानून खरीद के लिए नहीं है, ये कानून अधिग्रहण के लिए है। अगर सरकारों का इस्तेमाल करना चाहते हैं अधिग्रहण के लिए, जमीन के लिए, तो इस कानून के मुताबिक आपको करना होगा। जब ये बिग टिकट इन्वेस्टमेंट के साथ विदेशी निवेशक इंडिया आते हैं तो आपको नहीं लगता बहुत सारी अड़चने हैं उनके इन्वेस्टमेंट के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये बात मैं कानून के मुताबिक समय सीमा तय किया गया है। कानून में हर प्रक्रिया के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है और 3.5 साल करीब की समय सीमा लगेगा भूमि अधिग्रहण, बड़े जो आप कहते हैं बिग टिकट, उसके लिए। और ये बात सही है कि निवेशकों को भूमि अधिग्रहण के लिए ज्यादा मुआवजा देना होगा। पर अगर आप सारा एक प्रोजेक्ट देखें, बिजली का घर या इस्पात का कारखाना, कोई आप बड़ा प्रोजेक्ट देखिए, तो भूमि अधिग्रहण पर जो खर्च होता है वो मुश्किल से 5-6% होता है। तो ऐसा नहीं कि आप मुआवजा ज्यादा देकर सारा प्रोजेक्ट आप खतरे में डालेंगे, ये हकीकत नहीं है। पर मैं स्वीकारता हूं कि भूमि अधिग्रहण के लिए समय ज्यादा लगेगा, भूमि अधिग्रहण के लिए खर्चा ज्यादा होगा, पर दीर्घकाल में ये जो समस्याएं हैं, जो आक्रोश है, वो मैं समझता हूं कम होगा। और इसलिए लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें, ये कानून भारत के हित में है और जो कोई कानून किसान के पक्ष में है, आदिवासी के पक्ष में है, भूमिहीनों के पक्ष में है, वो निवेशकों के पक्ष में भी होगा। ये थे वन एवं पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश। ग्लोबल इंडिया में आगे देखिए, चीन ने आखिरकार बंद किए आधी सदी से चल रहे गैर कानूनी लेबर कैंप। बीड़ी सिगरेट का हरकश आपके लिए नुकसानदेह है। यह आपके दिल तक खून ले जाने वाली खुसूसी शरीयान है। तंबाकू नोशी से इसमें चिपचिपाहट आ जाती है, जिससे इसमें जहरीला मादा जमा हो जाता है। इतना एक तंबाकूनोश की शरीयान में पाया गया है। उम्र 32 साल। बीड़ी सिगरेट का हरकश आपके लिए नुकसानदेह है। वो सुबह कभी तो आएगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 2 चीजों पर आग्रह से हमने काम करना चाहिए। पहली शर्त 0 डिफेक्ट और दूसरी शर्त पैकेजिंग। While absorbing the latest technologies from around the world, Indian manufacturing must also be built on Indian patents. आपने सुनी नेताओं की आवाज, हम सुनना चाहते हैं आपकी आवाज। औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए आज ही अपने आइडियाज भेजें। चेंज इंडिया, एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट PM। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। हम बातचीत करेंगे कि प्रेगनेंसी में किस तरह की डाइट लेनी चाहिए। बच्चों को एक हेल्दी फाउंडेशन देने के लिए क्या है और हाई आयरन और हाई कैल्शियम रिच फूड्स आपको किस डाइट से मिलेंगे। डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। आदाब डॉक्टर, इस जुमेरात शाम 5 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। बात करने में रकीबों से अभी टूट गया। बात करने में रकीबों से अभी टूट गया। दिल भी शायद उसी बदअहद का पैमा होगा। दिल भी शायद उसी बदअहद का पैमा होगा। लंदन में
बीबीसी ब्रॉडकास्टिंग हाउस से आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया। भारत में पिछले 3 साल में पोलियो का एक भी मामला सामने नहीं आया। अगले महीने भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित किया जा सकेगा और ये मुमकिन हो पाया पोलियो को रोकने के लिए चलाए गए अभियान से। विश्व स्वास्थ्य संगठन की पहल पर ऐसे अभियान दुनिया भर में चलाए गए जो बेहद कारगर रहे हैं, मगर पाकिस्तान पोलियो के खिलाफ लड़ाई में पिछड़ता दिखाई दे रहा है और उसकी एक बड़ी वजह है चरमपंथ। भारत में चले अभियान का असर आज सबके सामने है। विश्व स्वास्थ्य संगठन भारत को पोलियो मुक्त घोषित करने वाला है, पर पाकिस्तान में अभियान का वैसा असर नहीं हो पाया। रहमतुल्लाह के माँ बाप को कुछ ही दिन पहले पता चला कि उनके बेटे को पोलियो है। वो खुद को बेबस महसूस कर रहे हैं। मैं दुआ करती रहती हूँ कि पोलियो कार्यकर्ता यहाँ आए, लेकिन हमारे इलाके में लोग उन्हें आने से रोकते हैं। मेरे बच्चे का भविष्य बर्बाद हो गया है और किसी को परवाह नहीं है। पाकिस्तान, नाइजीरिया और अफगानिस्तान दुनिया के वे सिर्फ 3 ऐसे देश हैं जहां पोलियो बड़े पैमाने पर खतरा बना हुआ है। 1990 के दशक में पाकिस्तान में सालाना 20,000 से ज्यादा पोलियो के मामले सामने आते थे। टीकाकरण अभियान के बाद 2005 तक आते आते पोलियो के मामले घटकर सिर्फ 28 रह गए, लेकिन उसके बाद से पोलियो के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे। 2011 में पाकिस्तान में पोलियो के 190 मामले दर्ज किए गए। पाकिस्तान में पोलियो अभियान के असरदार न होने की मुख्य वजह रही है वहां पोलियो अभियान में लगे लोगों पर हमले। तालिबान पोलियो अभियान का विरोध करता रहा है। उनके मुताबिक ये विदेशी साजिश है। पोलियो अभियान से जुड़ी एक ही परिवार की 2 महिला सदस्यों की पिछले दिनों हत्या कर दी गई। क्या कहते थे कि ये पोलियो के जो ड्रॉप्स हैं ये अमेरिका की साजिश है, ये हमारे आने वाली नस्लें खराब कर रहे हैं, हमारे बच्चों को बीमार कर रहे हैं और एक किस्म से हमारी नस्ल खत्म करने की इनकी सोच है। अब स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को सुरक्षा कर्मियों के साथ निकलना पड़ता है। पाकिस्तानी तालिबान के प्रभाव वाले इलाकों में तो उनका जाना बहुत ही खतरनाक माना जाता है। 2011 में ओसामा बिन लादेन का पता लगाने में पोलियो अभियान से जुड़े लोगों की मदद ली गई थी, जिसके बाद से उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि पोलियो अभियान का जारी रहना बहुत जरूरी है। मेरी अपील है कि इस पोलियो अभियान को कृपा कर जारी रहने दें। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम अपनी अगली पीढ़ी को विकलांग बना रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान की सरकार ये भरोसा दिलाती रही है कि वो हिंसा का असर पोलियो अभियान पर नहीं पड़ने देगी, लेकिन लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि जो सरकार चरमपंथी हमलों से खुद को नहीं बचा पा रही, वो हजारों पोलियो कार्यकर्ताओं की रक्षा कैसे करेगी। बीबीसी रिपोर्ट। और अब बीबीसी ग्लोबल एक्सक्लूसिव राउंड अप, दुनिया की बड़ी खबरों पर बीबीसी की खास नजर। ब्रिटेन में लंदन के साउथ हॉल इलाके में पहुंची बीबीसी संवाददाता कैरल वॉकर। यहां सिख समुदाय ने 1984 में स्वर्ण मंदिर पर हुई भारतीय सेना की कार्रवाई में ब्रिटेन की मदद करने की खबरें आने पर चिंता जताई। ब्रिटेन के एक सांसद टॉम वॉटसन ने बीबीसी के साथ एक बातचीत में दावा किया कि उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार से संबंधित ऐसे दस्तावेज देखे हैं जिनसे पता चलता है कि कार्रवाई में ब्रिटेन ने भारत की मदद की थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने जांच के आदेश दिए हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में है बीबीसी संवाददाता जॉनथन हेड, जहां पिछले कुछ वक्त से सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है। वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री यिंगलुक चिनवाट इस्तीफा दें और 2 फरवरी को होने वाले चुनाव रद्द कर दें, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि चुनाव तय तारीख को ही होंगे। आरोप है कि प्रधानमंत्री अपने भाई पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन के हाथों की कठपुतली हैं, जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। मिस्र में 2 दिन तक नए संविधान पर जनमत संग्रह के लिए मतदान हुआ। सत्ता से हटाए गए राष्ट्रपति मोहम्मद मोर्सी के कार्यकाल में जो संविधान पारित किया गया था, उसकी जगह नया संविधान लागू करने के लिए मतदान किया गया था। वहां मौजूद बीबीसी संवाददाता ऑर्ला गेरिन के मुताबिक जनमत संग्रह के लिए चलाया गया अभियान असंतुलित था। मोर्सी के संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड ने मतदान का बहिष्कार किया। पिछले
50 साल से चीन की न्याय व्यवस्था का बेहद विवादास्पद हिस्सा थे वहां के लेबर कैंप। वहां अक्सर सुधारने के नाम पर बिना मुकदमे के ऐसे लोगों को रखा जाता था जिनका सरकार के साथ राजनीतिक मतभेद हो या फिर जिन्हें प्रशासन दिक्कत मानता हो। हाल ही में कई ऐसे कैंप्स को बंद कर लोगों को छोड़ने का निर्णय लिया गया। दमन की निशानी रहे इन लेबर कैंप्स और इनमें कैद हो चुके कुछ लोगों पर बीबीसी रिपोर्ट। यहाँ दीवार पर लिखा साइन हटा दिया गया है, लेकिन आप अब भी पढ़ सकते हैं कि यहाँ पहले क्या लिखा था। शंघाई 3 नंबर लेबर कैंप। चीन में पिछले 5 दशकों से भी ज्यादा समय से ऐसे कैंप चल रहे थे। यहाँ बिना मुकदमा चलाए हजारों लोगों को बंदी रखा जाता था। इनमें राजनीतिक बागी, छोटे मोटे अपराधी और ऐसे लोग थे जो चीन सरकार की नजरों में अराजक थे। पे फुगवे को भी लेबर कैंप में रहना पड़ा था। उन्होंने इन शिविरों को बंद किए जाने के लिए अभियान चलाया था और खुद उन्हें ही यहाँ बंद कर दिया गया। मुझे घंटों जबरन एक स्टूल पर बिठाया जाता था। भ्रष्ट अधिकारी इस शिविर का इस्तेमाल मेरे जैसे लोगों से बदला लेने के लिए करते थे। शंघाई नंबर 4 शिविर भी बंद कर दिया गया है, लेकिन चीनी अधिकारी नहीं चाहते थे कि बीबीसी टीम वहां की तस्वीरें ले। यहां अभी भी ड्रग्स लेने वाले लोगों और वेश्याओं को गैर कानूनी तरीके से बंद रखा जाता है। ऐसी खबरें थी कि पिछले कई महीनों से लोगों को दोबारा शिक्षित करने के नाम पर बनाए गए ऐसे कैंप बंद किए जा रहे थे। हालांकि इस पर कानून कुछ हफ्ते पहले ही बनाया गया है। ये अच्छा है, अब लोग खुद ही खुद को सुधार सकते हैं। वैसे चीनी न्याय व्यवस्था पर अभी भी कम्युनिस्ट पार्टी की पकड़ बरकरार है, पर उसने एक दमनकारी और विवादित चलन पर रोक जरूर लगा दी है। बीबीसी रिपोर्ट। ग्लोबल इंडिया में आगे देखिए, मवेशियों से दूध ही नहीं अब ऊर्जा भी पैदा करने की कोशिश। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ। इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्सर रसोई, पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। जिस दिन विलादत मुस्तफा हुई हो, जिस दिन हुजूर की आमद से इंसानियत पर अल्लाह ने इतना करम फरमाया हो, फरमाया नबी ये रहमत के विलादत के दिन से बढ़कर इंसानियत के लिए और बरकत का दिन कौन सा हो सकता है, जिसे सेलिब्रेट किया जाए। मिलादुन नबी हर पीर से जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। या के सुपी दो सियाह में हमको, दखल जो है सो इतना है। या के सुपी दो सियाह में हमको, दखल जो है सो इतना है। रात को रो रो सुबह किया, दिन को जो तू शाम किया।
देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया, मैं हूं नेहा भटनागर। मवेशियों के डकार में मौजूद मीथेन गैस को पर्यावरण के लिए बेहद नुकसानदायक माना जाता है, लेकिन अर्जेंटीना में वैज्ञानिक एक नायाब कोशिश कर रहे हैं न सिर्फ इस गैस से पर्यावरण को बचाने की, बल्कि इसके जरिए ऊर्जा पैदा करने की। ये कोई आम बैल नहीं है, ये ग्लोबल वार्मिंग कम करने में वैज्ञानिकों की मदद कर रहा है अपनी पीठ पर बंधे इस उपकरण से। वैज्ञानिकों का मानना है कि इससे मवेशियों की डकार से निकलने वाली मीथेन गैस से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोका जा सकता है, और यही नहीं, इससे बेहतर ऊर्जा भी पैदा की जा सकती है। हमें लगता है कि इस तरीके से उन इलाकों में ऊर्जा पहुंचाई जा सकती है जहां सामान्य तरीकों से ऊर्जा नहीं मिलती। इन पशुओं से इतनी गैस मिल सकती है कि फ्रिज चलाया जा सके। एक गाय से इतनी गैस मिल सकती है कि 100 लीटर का फ्रिज पूरे दिन चल सकता है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के मुताबिक दुनिया भर में पैदा होने वाली ग्रीन हाउस गैसों का 18% हिस्सा मवेशियों की डकार से आता है। इस प्रयोग में मवेशी के पेट में एक छोटी सी ट्यूब लगाई गई, जिससे गैस इस थैली में इकट्ठी हो सके। वैज्ञानिकों के मुताबिक इसमें मवेशियों को दर्द नहीं होता। इसमें छेद का आकार नाक कान छिदाने जितना ही छोटा है। फिर इस पंप सिस्टम से गैस को एक लिक्विड सोल्यूशन से गुजारकर साफ किया जाता है और उसे एक कनिस्तर में भरा जाता है। एक गाय रोजाना इतनी ऊर्जा पैदा करती है कि एक कार 1 किलोमीटर तक चल जाए। हालांकि अभी ये शुरुआती प्रयास है, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि कुछ दशकों में ये ऊर्जा भी सौर ऊर्जा जैसी अक्षय ऊर्जा का एक स्रोत बन सकती है। BBC रिपोर्ट। साइंस का कमाल, जानवरों की डकार से भी पैदा हो जाए ऊर्जा। और चलिए अब तकनीक की दुनिया की कुछ और खबरें देखते हैं क्लिक में। गूगल ने घरेलू उपकरण बनाने वाली कंपनी नेस्ट को लगभग $3.25 अरब में खरीद लिया है। नेस्ट एक स्मार्ट थर्मोस्टेट यानी ताप नियंत्रक बनाती है जो आपकी जरूरत के मुताबिक तापमान को बदल देता है। इस कदम से गूगल की हमारे घरों में पहुंच और मजबूत हो जाएगी। टैबलेट का चुनाव करना आज आसान नहीं रह गया है। बाजार में तरह तरह के टैबलेट मौजूद हैं, लेकिन अब खरीदने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप खुद अपना टैबलेट बना सकते हैं। ऐसा ही एक टैबलेट माइकल कास्टर ने अपने घर में बनाया है और उसका नाम रखा है पाईपैड। उनके ब्लॉग पर इसकी पूरी जानकारी दी गई है। अगर आपको ये चिंता सता रही है कि आपका फोन कोई मॉनिटर कर रहा है, तो आप ब्लैक फोन के आने का इंतजार करिए। इसे बनाने वालों का दावा है कि इस फोन के यूजर्स गोपनीय कॉल कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। इस करिश्माई फोन को अगले महीने बार्सिलोना मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में उतारा जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर से लेकर S.H. रजा तक ऑक्शन कंपनी क्रिस्टीज ने भारत के मशहूर कलाकारों के काम लंदन, न्यूयॉर्क जैसे शहरों में बड़े स्तर पर नीलाम किए हैं। और अब क्रिस्टीज भारत में कला ही नहीं, खरीदार भी ढूंढ रही है। क्रिस्टीज ने हाल ही में मुंबई में पहली बार नीलामी आयोजित की। नजर है उन भारतीयों पर जो कला के लिए खर्च करने में झिझकते नहीं। दुनिया की मशहूर नीलामी कंपनी क्रिस्टीज का ऑक्शन। अक्सर ऐसी नीलामियों में भारत के बड़े कलाकारों के काम होते हैं और विदेशी खरीदार, लेकिन ये ऑक्शन अलग था। इसमें कला ही नहीं, खरीदार भी भारतीय थे। क्रिस्टीज ने हाल ही में भारत में पहली बार नीलामी आयोजित की। दुनिया भर में भले ही भारतीय कला की मांग बढ़ी है, घरेलू बाजार में मंदी है, लेकिन क्रिस्टीज को इससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि क्रिस्टीज का भारत में होना बहुत जरूरी है। हम यहाँ लंबे समय के लिए हैं। उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम यहाँ 100 साल तक रहेंगे। क्रिस्टीज की नजर उन अमीर भारतीयों पर है जिन्होंने पिछले कुछ सालों में कलाकृतियां खरीदना शुरू किया है। कुछ लोग कला से प्यार के कारण इसे खरीदते हैं, तो कई लोग इसे निवेश के तौर पर भी खरीद रहे हैं। मुंबई के रोहित सिंह ने 6 साल पहले कलाकृतियां खरीदना शुरू किया था। उसके बाद से ये उनके लिए निवेश का मुख्य जरिया बन गया है। मैं एक बात सबको बताता हूँ, सोने और शेयरों का आप उस तरह से आनंद नहीं उठा सकते जैसे कि कला का। जमीन में ऐसी चीज नहीं जिसे आप देखें और तारीफ करें, लेकिन कमरे में टंगी पेंटिंग का आप आनंद भी उठा सकते हैं और इसकी कीमत भी लगातार बढ़ती रहती है। सिंगापुर और चीन जैसे